ग्रुप डी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों और साथ में वो सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने साइंस के टॉप 25 रैपिड फायर सीरीज का सेट नंबर 1 लेके आया हूं, जिसमें ग्रुप डी की वर्तमान शिफ्टों में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उन शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये सेट तैयार किया है। अगर आप मेरे इस सेट को लगाते हैं तो आपको अवश्य ही ग्रुप डी के पेपर जो कि आगामी शिफ्टों में होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ग्रुप डी की जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्टों का निचोड़ मैंने इस रैपिड फायर सीरीज में तैयार किया है। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1, मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं होती है? ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेप्स और ऑप्शन डी कोच्चिलई। आपने देखा होगा कि नहीं वाले जो प्रश्न हैं वो सबसे ज़्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं। तो एग्जामिनर जो है आपको फंसाना चाहता है, प्रश्न में ही आपको कहीं ना कहीं बहकाना चाहता है, जिसके कारण से आप आंसर जो दे रहे हैं उसमें फंस जाओ। तो आपको फंसना नहीं है, आपको प्रश्न को सही पढ़ना है। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कोच्चिलई। कोच्चिलई जो होता है वो हमारे आंतरिक कान का हिस्सा होता है, ना कि मध्य कान का। तो मध्य कान में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है तो वो है एकमात्र कोच्चिलई। ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, अर्थात कि इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। 5 किलोग्राम की वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो 5 सेकंड के बाद उसका त्वरण क्या होगा? इस प्रश्न में आपसे वस्तु का त्वरण पूछा गया है। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर वेग दिया गया हो v/t, t जो कि समय है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? v जो दिया गया है 15 मीटर पर सेकंड और समय आपको दिया गया है 5 सेकंड का समय दिया गया। आप इससे भाग लगाएंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट तुक्का लगाना चाहता है तो वो इस प्रश्न में फंस सकता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है इस समय ऐसे ही प्रश्नों को ऐड कर रहा है अपने सेट में, जहाँ पर आपको 5 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। यहाँ पर द्रव्यमान की कोई आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान को ऐड करके वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब बढ़ना है आपको प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है ऑप्शन नंबर ए अनंत पर, ऑप्शन नंबर बी फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी फोकस और ऑप्टिकल के अर्थात की वक्रता केंद्र के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी 2F पर। आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस में एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां पर प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है एकदम सीधा बनता है, वो है जगह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जामिनर का पसंदीदा प्रश्न होता है, और इस प्रश्न को बार बार पूछने के पीछे रीजन यही है कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें एकमात्र जगह यही होती है जहां पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। जब चलती गाड़ी अचानक से रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है इसे ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, अर्थात जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें किसी भी प्रकार से बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। ऑप्शन ए केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मा ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, अर्थात दोनों को मिलाकर जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको यह प्रश्न का उत्तर कंठस्थ होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, जल में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है तथा आवृत्ति 346 हर्ट्ज है, तो जल में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी?
कुल मिलाकर आपसे तरंग दैर्ध्य पूछा गया है, तो इसके लिए आपको तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य जो होता है वो होता है चाल बटे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दर्शाते हैं, वहीं हम ध्वनि की चाल को ऐसे दर्शाते हैं, और जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी होती है उसे एफ से दर्शाया जाता है। तो जब आप 346 बटे 346 करेंगे तो वो कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 1 मीटर। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य जो होती है उसे मीटर में दर्शाया जाता है, वेवलेंथ है इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले जो ऊतक होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी कार्टिलेज अर्थात की उपास्थि, ऑप्शन डी पेशी अर्थात की मस्कुलर, या फिर मसल्स। हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका लिगामेंट अर्थात कि बंधन। अगर आपको इसे याद करना है, रटना है किसी प्रकार से, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। BBL, बिग बैश लीग आपने देखा होगा, तो बिग बैश लीग ना होकर यहाँ पर बोन लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, ये आपको याद हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करेंगे हड्डी से मस्कुलर में अर्थात कि मसल्स को जोड़ने वाली जो ऊतक होता है वो क्या कहलाता है? तो वो होता है MBT। क्या होता है? MBT अर्थात कि मोहम्मद बिन तुगलक। MBT अर्थात कि मसल्स, बोन और टेंडन, ये होता है। तो आपको याद रखना BBL और MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दो चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले और हड्डी से मसल को जोड़ने वाली जो ऊतक होता है उसका नाम याद हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए और डी, ऑप्शन बी विटामिन ए और ई, ऑप्शन सी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी और के। अब मैं आपको बता दूं कि जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है आपका विटामिन बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन सी पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? आपसे पूछा गया है क्या सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी लोहा। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो होती है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। इससे के से डिनोट करते हैं, के से। पोटेशियम से ही क्या बनाया जाता है? फिटकरी जो निर्माण की जाती है वो पोटेशियम से ही निर्माण किया जाता है। ये परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है 19। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि टॉर्च में कौन सा दर्पण का आप प्रयोग करोगे, तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म। टॉर्च में किसी भी स्थान पर क्या करते हैं हम? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो किरणों को दूर दूर तक बिखेरता है। इस कारण से हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सूक्ष्मदर्शी को पहली बार किसने बनाया था? सूक्ष्मदर्शी को पहली बार बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। मुझे पता है कि इस क्लास को देख रहे लगभग 20% स्टूडेंट ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे, और मुझे उम्मीद उससे भी कम की है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाला है और आपके लिए एक प्रीसियस प्रश्न है, जो कि ग्रुप डी अगर पूछता है, एग्जामिनर पूछता है, तो आपको फ्री में 1 नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन सी जकारियास जैनसन, ऑप्शन डी गैलीलियो। अधिकतर जो स्टूडेंट है वो ऑप्शन नंबर बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक में चेक करेंगे, क्योंकि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही थे जिन्होंने पहली बार बैक्टीरिया को देखा था, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं पहली बार किसने बनाया था, तो बनाया था जकारियास जैनसन ने पहली बार बनाया था। आप इसे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 12, इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकृत स्रोत नहीं है। फिर से आपके सामने एक नहीं वाला जो प्रश्न आ चुका है। ये नहीं वाला जो प्रश्न है वो कई बार मैंने देखा है कि ग्रुप डी की साइंस की क्लास में भी पूछा गया है। इस कारण से मैंने नहीं वाले ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सम्मिलित किए हैं। नवीनीकृत स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा और ऑप्शन डी कोयला। मैं आपको बता दूं, जो ऊर्जा के नवीनीकृत स्रोत होते हैं उनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी दोबारा किया जा सकता है, तिबारा किया जा सकता है। लेकिन जो अनवीनीकृत स्रोत होते हैं जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, जीवाश्म और भी जीवाश्म हो गए, ये सभी इंसान जो है अपने जीवन काल के दौरान एक बार ही प्रयोग कर सकता है, उसके बाद इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता है। इस कारण इसे ऊर्जा के अनवीनीकृत स्रोत कहा जाता है। और नवीनीकृत स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मैं आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी है एकदम करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13, नाभिकीय विखंडन में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी बोरान और ऑप्शन डी यूरेनियम में। जो ग्रेफाइट होता है वो नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। साथ में मंदक के रूप में हम भारी वाटर D2O का भी प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, जिस अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को बाहर विक्षेपित कर देता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात एक अभिक्रिया हो रही है दो तत्वों के बीच में, दो यौगिकों के बीच में, जहां पर एक तत्व जो होता है दूसरे को बाहर निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर विस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे विस्थापित कर देती है। प्रश्न क्रमांक 15, पदार्थ जो अम्लीय विलयन पानी में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। यह किसका नियम है। ये नियम आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर टिक करना है, क्योंकि एज इट इज ऐसे ही प्रश्नों को एग्जामिनर जो है अपने क्वेश्चन बुक में रख रहा है वर्तमान समय में, तो आगे आने वाली शिफ्टों में वह ऐसा ही प्रयास करता रहेगा, हमें उम्मीद है। हम चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। इसका ऑप्शन है बान स्टेड लॉरी का नियम, ऑप्शन बी है लुइस का नियम, ऑप्शन सी है अर्हेनियस का नियम, ऑप्शन डी है डाल्टन का नियम। तो जो H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, वो होता है आपका अर्हेनियस का नियम। अर्हेनियस का नियम आपने ग्रुप डी के पहले 10th या 12th में पढ़ा भी होगा। प्रश्न क्रमांक 16, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है, ऑप्शन सी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी NaCl अर्थात कि सोडियम क्लोराइड नमक जिसे हम कहते हैं। खाने के सोडे का प्रयोग हम किसी भी प्रकार से रसोई में बनने वाले पकवान में डालने के लिए करते हैं, उसे नरम बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है NaHCO3 ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। प्रश्न क्रमांक 17, इनमें से किस अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। लोहा के जितने भी अयस्क हैं ये सभी अयस्क जो हैं लोहे के हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइराइट और लिमोनाइट। तो इसमें जो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इसमें, तो वो पाया जाता है आपका मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में लगभग आपका कितने परसेंट लोहा पाया जाता है, 72% के आसपास जो है इसमें लोहा की मात्रा पाई जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। कोई ऐसे अम्ल का नाम आपको बताना होगा जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसे कहा जाता है। H2SO4 जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 4, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1 है। H2SO4 अम्लों का राजा इसे कहा जाता है, रासायनिक अम्लों को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस।
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका राइजोबियम। दलहन के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है राइजोबियम। प्रश्न क्रमांक 20, 1 ग्राम वसा फैट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? अगर आप 1 ग्राम फैट को बर्न करते हैं तो कितनी कैलोरी मिलेगी आपको? आपको मिलेगी 4 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी या फिर 12 कैलोरी। अगर आप 1 ग्राम फैट को बर्न करते हैं तो आपको 9 किलोग्राम कैलोरी मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 21, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? यहाँ पर आपको चैम्बर की बात की गई है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो मनुष्य के हृदय में चैम्बर की संख्या होती है 4। प्रश्न क्रमांक 22, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूई पास्चर, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर और ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। अगर हम बात करते हैं रक्त समूह की खोज की तो इसकी खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक 23, कोशिका में सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर बनाना और क्रोमोसोम का विभाजन सुनिश्चित करना, अपशिष्ट पदार्थों को भंडारण करना। कोशिका के सेंट्रोसोम का काम जो होता है वो क्या होता है? कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर बनाना और क्रोमोसोम का विभाजन सुनिश्चित करना। प्रश्न क्रमांक 24, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। क्या? ऊर्जा जैसे आपने चाय बना के रखी तो चाय बना के रखने भाप के रूप में वो ऊर्जा निकल जाती है कुछ मात्रा में, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है या भी नष्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण आप कर सकते हैं। तो यही आपका ऑप्शन जो है एकमात्र ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 25, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच किस प्रकार का रासायनिक आबंध होता है? ऑप्शन ए द्वि आबंध, ऑप्शन बी त्रि आबंध, ऑप्शन सी एकल संयोजक आबंध और ऑप्शन डी आयनिक बंध। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परमाणु के बीच जो बंध होता है वह एकल संयोजक बंध होता है, अर्थात कि उसमें एक ही कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन अर्थात कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात कि आप देख सकते हैं CH4, जहाँ पर कार्बन का एक परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन के 4 परमाणु से घिरा होता है, इस कारण से इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ग्रुप डी में इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चन को आपको एकदम करेक्ट करके रखना है। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन आपको पता ही होगा, जिसमें +2 रहता है, वो वाला फॉर्मूला है एल्केन का, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे एक सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं वीडियो बनाने के लिए बार वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देना चाहता हूं जो कि ग्रुप डी में फंसे। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्लस उसे लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।